हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सारंग गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश की क्लास स्टैंडर्ड 10 की बुक से लेके मैं पूजा अमर फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। हमने एक क्लास किया है इस टॉपिक के रिगार्डिंग इंग्लिश लिटरेचर में। तो ज़रा आइए हम लोग एक क्विक रिव्यू कर लें, हम लोग क्या पढ़े हैं उसका, ताकि आपके दिमाग में एक क्रोनोलॉजी सा बन जाए कि पहले क्या पढ़े हैं और अब क्या पढ़ रहे हैं, आप हर चीज़ को आपस में रिलेट कर पाओ। तो हमने इंग्लिश लिटरेचर हम स्टार्ट किए हैं। हमने इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ा था, हमने आपके बुक के बारे में पढ़ा था, हमने प्रोज और पोएट्री का जो डिवीजन आपके बुक में है उसके बारे में पढ़ा था। हमने टफ वर्ड्स किए थे सारे, ताकि आप चैप्टर पढ़ो तो आपको उसमें सुविधा हो पढ़ते वक्त। सारे टफ वर्ड्स किए थे हमने। फिर हमने ऑथर के बारे में भी पढ़ा था, और ऑथर के बारे में पढ़ के इस चैप्टर के से रिलेटेड कुछ 2 क्वेश्चंस किए थे जिससे हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया था। आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और आज ही खत्म करेंगे। ये चैप्टर है, ये बेसिकली एन एसे है, मैंने बताया था। इस चैप्टर को आर.सी. हचिंसन साहब ने लिखा है और हम लोग चैप्टर को कुछ यूं स्टार्ट करते हैं। आइएगा, आर.सी. हचिंसन साहब कहते हैं, आई सॉ अ प्ले। आर.सी. हचिंसन साहब पेन ले लेते हैं। जब हम पढ़ेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को, वर्ड्स को, थिंग्स को अंडरलाइन करते चलेंगे, जहां से मोस्ट प्रोबेबली आपके ऑब्जेक्टिव्स ही आएंगे। और ऐसे भी आपका जब किसी भी चैप्टर पे थरली कमांड हो जाता है तो इधर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेते हो। कोई क्वेश्चन ऐसा आ ही नहीं सकता है जो आपको थोड़ा सा इरेलीवेंट लगे। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई सॉ अ प्ले इन डुबलिन नॉट लॉन्ग अगो in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। कह रहे हैं आरसी हचिंसन साहब कि मैंने डुबलिन में एक प्ले देखा, एक नाटक देखा मैंने डुबलिन में। पहले थिएटर्स वगैरह ही हुआ करते थे एंटरटेनमेंट के लिए, ये मूवीज, ये साउंड सिस्टम एक्सेट्रा इतना ज़्यादा नहीं था। आई सॉ अ प्ले इन डुबलिन नॉट लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात नहीं है, यानी हाल में ही इन्होंने एक नाटक देखा है डुबलिन में, जिसमें कि जो चीफ कैरेक्टर था, जो मुख्य किरदार है, वो कौन है? वो एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, एक बूढ़ा अनाज का व्यापारी मुख्य भूमिका में है उस प्ले में। और इस प्ले को इन्होंने कहाँ देखा है? डुबलिन में देखा है। इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन, आयरलैंड के एक छोटे से ग्रामीण शहर। ग्रामीण शहर का है ये एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। आइए, ही वॉज अ मैन ऑफ मेनी एंजाइटीज, वो एक बहुत एंजाइटी वाला इंसान है। हिज हार्ट वॉज डिकी, उसका दिल बहुत ही डिकी है, यानी बहुत ही कमजोर दिल वाला इंसान है, बहुत ही दृढ़ नहीं है। हिज नेप्यू वॉज चीटिंग हिम, उसका जो भतीजा है वो उसको चीट कर रहा है, उसको धोखा दे रहा है। इन टर्म्स ऑफ कुछ भी कर सकता है, जो कि एक्सप्लेन नहीं है तो खुद से इमेजिन नहीं करेंगे। हिज वाइफ हैड द फैंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे, और उनकी जो पत्नी है उस एल्डरली कॉर्न मर्चेंट की, उसको बड़ी एक शानदार लत है एवरी हॉलीडे में 10 पाउंड खर्च करने की। अब ये लगभग 18 सेंचुरी, हाफ मिड ऑफ द 18 सेंचुरी में ये प्ले लिखा गया है। उस वक्त 10 पाउंड ऑन एवरी हॉलीडे खर्च करना, जबकि आपका हस्बैंड क्या है? एक एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, तो किस तरह का इनकम होगा आप समझ सकते हो। तो ये एक बड़ा अमाउंट है। आगे आइए। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, कुल मिलाकर जो जीवन की गति थी वो उसके लिए बहुत ही तेज हो रही थी। वो चीज़ों को सम अप नहीं कर पा रहा था। एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, और फिर उसका एक तो भतीजा धोखा दे रहा है, पत्नी को इस तरह का खर्च करने की लत है, वो खुद एंजाइटी भरा इंसान है, उसका हार्ट डिकी है, तो वो इन चीज़ों के साथ खुद को टैकल नहीं कर पा रहा है। ऑल टुगेदर द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम, इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही अटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, और एक दुख के क्षण में उसके दिल से एक आवाज आती है। क्या आवाज आती है? दे टेल मी देयर इज एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर, नाउ दैट्स टू फास्ट। वो कह रहा है एल्डरली कॉर्न मर्चेंट कि वो कहते हैं कि आजकल एक एरोप्लेन है जो कि 1000 किलोमीटर, 1000 माइल्स प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, और अब ये बहुत तेज है। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कहते हैं। फॉर मी दैट वॉज द मोस्ट इंचैंटिंग लाइन इन द प्ले। आर.सी. हचिंसन साहब कह रहे हैं कि मेरे लिए वो प्ले की सबसे इंचैंटिंग लाइन थी। द मैन्स कंप्लेंट वॉज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। जो मैन का कंप्लेंट था वो उसके खुद के सिचुएशन से कितने शानदार तरीके से इररिलेवेंट था, ये आगे जाके क्लियर होगा। एंड बिसाइड्स, और इसके अलावे अगली साइड में आएंगे। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, पेन लेंगे। And besides being comic, it struck me as a perfect illustration of the way the Irish get at subtle truths by the most unlikely approaches.
और इसके अलावे आरसी एचिंसन साहब को इस स्टेटमेंट से क्या पता चला कि जो आयरिश लोग हैं, जो आयरलैंड के लोग हैं, वो किस तरह से सूक्ष्म सत्य को अनलाइकली अप्रोचेस के द्वारा जान लेते हैं। यू सो व्हाट द वुलफील्ड मीन, आपने देखा कि जो ओल्ड फूल है, जो बूढ़ा मूर्ख है, अनाज के व्यापारी को कह रहे हैं, वो क्या कहना चाह रहा है। अभी ये सेंटेंसेस आपको अटपटे से लग रहे होंगे कि क्या कह रहा है, जब आगे पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो हर चीज कंक्लूड कर लेंगे। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, आरसी एचिंसन साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझे पर्सनली तेज गति से किसी तरह की परेशानी है या मैं उसे नापसंद करता हूँ, लाइक नहीं करता। आई एंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 माइल्स एन आवर, मैं इंजॉय करता हूँ एक कार में चलना जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ये तेज गति है, मैं इस तरह की गति को मैं लाइक करता हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ, मैं उसका आनंद लेता हूँ। लेकिन शर्त क्या है, सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग, लेकिन तभी तक मैं इंजॉय करता हूँ जब तक ड्राइविंग मैं कर रहा हूँ, ड्राइविंग सीट पर मैं खुद हूँ, सेफ्टी के गियर्स मेरे पास खुद हैं। एंड सो लॉन्ग इट इज नॉट माई कार, और जब तक कि वह कार खुद की मेरी ना हो, यानी सेफ्टी मेरी हो चूंकि मेरे हाथ में हो, और कार में कोई डैमेज है तो वो मेरे हाथ में ना हो। यही समझ में आ रहा है। आई अडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट एट बैटरसी, मैं उन मशीन्स की सराहना करता हूँ, पूजा करता हूँ, आदर करता हूँ, लाइक करता हूँ उन मशीन्स को जो आपको हर्ल कर देते हैं बैटरसी तक, जो आपको उचका के, उछाल के जल्दी से पहुंचा देते हैं। कहाँ? बैटरसी। बैटरसी क्या है? एक पार्क का नाम है, इट इज द नेम ऑफ अ पार्क। टू डाइन इन लंडन एंड लंच इन न्यूयॉर्क द नेक्स्ट डे सीम्स टू मी ऑलमोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस। एक लंदन में डिनर करना और न्यूयॉर्क में लंच करना, ये दोनों काफी दूर हैं। ये एक दिन लंदन में डिनर करना और अगले दिन न्यूयॉर्क में लंच करना, नेक्स्ट डे, सीम्स टू मी द मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, ये मेरे लिए सबसे संतोषजनक एक्सपीरियंस है, अनुभव है। वो लाइक करते हैं तेजी से ट्रैवल करने को, तभी तो इन दो अलग अलग जगहों में जाके लंच और डाइन करेंगे और वो चीज को एंजॉय कर रहे हैं। ये इनके लिए बहुत ही सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस है। आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल, अब क्या कह रहे हैं, ये मुझे पसंद तो है लेकिन मैं एक चीज एडमिट करता हूँ, स्वीकारता हूँ, ये एक्सक्लूड करता है, इंक्लूड का एंटोनिम है एक्सक्लूड, इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल। कहते हैं कि इस तरह से यात्रा करना, हर्ल करके बैटरसी पहुंच गए हैं, एक जगह न्यूयॉर्क में डाइन कर रहे हैं, लंदन में डाइन कर रहे हैं और न्यूयॉर्क में लंच कर रहे हैं, इस तरह का जो रफ्तार है ये मुझे पसंद तो है, लेकिन मैं एक चीज एडमिट करता हूँ, ये जो रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रैवल है, जो यात्रा करने का रियल प्लेजर है, उसको ये इस तरह का फास्टनेस एक्सक्लूड कर देता है। अब कैसे एक्सक्लूड करता है ये देखेंगे। आप नॉर्मली जब ट्रैवल कर रहे होते हो तो आप पूरे रास्ते में या जहाँ जाते हो वहां पर भी हर जगह का खान पान, ऊंच नीच, बात व्यवहार, क्लाइमेट, वहाँ की रोजी रोटी, वहाँ का आयात निर्यात, वहाँ के लोगों का लिवलीहुड, हर चीज नोटिस करते हुए जाते हो ग्रेजुअल मोड में, जिससे आप बहुत कुछ सीखते भी हो। लेकिन इस तरह से शीशा चढ़ा के रैंडम गए और आए तो कुछ नहीं देखे, सिर्फ आपका टास्क पूरा हुआ, जिसकी वजह से आपको ट्रैवलिंग का रियल प्लेजर नहीं मिला। उसके बाद ये कह रहे हैं द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम अ कंट्री बस इन सोमरसेट और स्पेन बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा। कह रहे हैं कि उस तरह के रियल प्लेजर्स को नहीं देता है ये, जब हम तेज गति से ट्रैवल करते हैं तो वैसा रियल प्लेजर नहीं मिलता है जैसा आपको कहाँ मिलता है, कंट्री बस में, गांव की बस में, सोमरसेट में या स्पेन में। जब आप गांव की बस में बैठ के यात्रा करते हो तो वो जो ट्रैवल का आनंद होता है वो इस तरह के फास्ट ट्रैवलिंग मोड में आपको नहीं मिलता, क्योंकि आप जब ग्रामीण बस में बैठ के यात्रा करोगे, फसलें लगे हुए दिखेंगी, पशु पक्षी दिखेंगे, तो उसका प्लेजर कुछ और होगा। नेचुरल चीजें जब दिखती हैं आंख को तो ब्रेन और बॉडी हील होता है। बट इट गिव्स यू अ सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स टू डू विदाउट। लेकिन ये ड्रामा का एक सुपरफिशियल फीलिंग देता है, तेजी से आना और जाना, एक तरह का सुपरफिशियल फीलिंग देता है। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसेस्टर्स हैड टू डू विदाउट एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। हम लोग किस चीज की वजह से ग्रेटफुली इस फास्ट लाइफ को स्वीकार करेंगे या इसको प्रिविलेज खुद को मानेंगे कि हमें ये फास्ट लाइफ मिली है, सिर्फ इसलिए कि ये एक वैसा आनंद है जो हमारे एंसेस्टर्स को नहीं मिलता था। हमारे पूर्वजों को इस तरह के फास्ट ट्रैवलिंग का आनंद नहीं मिलता था। इसके अपने अपने प्लस और अपने अपने माइनसेस भी हैं। नो, वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज ऑफ आवर टाइम टेंड एंड दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन्स। कहाँ अनफेमिलियर हो जाते हैं स्पीड के साथ, कहाँ ये स्पीड को अनलाइक कर जाते हैं, जहाँ पे जो इनके ब्रेन की गति है वो उस स्पीड को मैच करने के लिए एक डिफरेंट पेस में चलने लगे। जो नेचुरल एक्टिविटी है ब्रेन का,
जो नेचुरल मोड है वर्किंग का, वो जहाँ अवरुद्ध होने लगता है, इस पेस को मैच करने में, वहीं पर ये इस चीज़ को अनलाइक करते हैं, वो स्पीड को अनलाइक करते हैं। क्योंकि ब्रेन जो है ना, उसका एक अपना वर्क करने का एक तरीका है, उसका अपना एक कैपेसिटी है। जब उसके बियॉन्ड उसको ले जाओगे ना, तो वो एक प्रेशर वाला काम होता है, और उस काम में कोई भी व्यक्ति अपना 100% कभी भी नहीं दे सकता है। एक हेल्दी पीसफुल सोल और ब्रेन ही अपना अच्छा काम तब किसी भी सेक्टर में कभी भी देगा। आगे की स्लाइड में आते हैं। आई स्पीक विथ प्रीजुडिस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स। मैं पूर्वाग्रह के साथ कहता हूँ कि मैं स्लो थिंकर्स वाले लोगों के जमात से बिलोंग करता हूँ। मैं स्लो थिंकर्स वाले जो लोग हैं, उनकी जो भीड़ है, उनका जो कौम है, उनका जो जमात है, मैं उससे बिलोंग करता हूँ, ये कह रहे हैं। Those who are cursed with L spirit, DL Iscariot, उस तरह के लोग, ये हमने वर्ड मीनिंग वाले सेक्शन में डील किया हुआ है। उस तरह के लोग जो धीरे धीरे सोचने वाले, देरी से सोचने वाले लोग हैं, उस तरह के स्लो थिंकर्स के ट्राइब से मैं खुद बिलोंग करता हूँ, आरसीएच चिंतन साहब कह रहे हैं। People light on the most devastating repartee about 4 hours after the party is over. उस तरह के लोग जो किसी पार्टी में गए हों और उसके 4 घंटे बाद बता पाए कि पार्टी में क्या क्या हुआ, पार्टी में कौन कौन आए, क्या क्या हुआ, उस पूरे क्रोनोलॉजी को 4 घंटे बाद कर पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, इतने स्लो हैं। मैं उस तरह के लोगों की बिरादरी का हूँ। I am one of those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence test because those who tests or all the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of your mind than anything else. कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे, जो भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, उनमें मुझे सबसे कम मार्क्स आएगा। आरसीएच चिंतन साहब खुद को कह रहे हैं कि मुझे सबसे कम मार्क्स आएगा। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट जो हैं, जितने भी टेस्ट के अक्रॉस वो आए हैं, अक्रॉस वो हुए हैं, यानी जितना भी टेस्ट उन्होंने होते देखा है या जितने भी टेस्ट के बारे में वो जानते हैं, वो सब आपके स्पीड ऑफ माइंड को ही देखते हैं, मोर देन एनीथिंग एल्स। किसी और चीज़ से ज़्यादा उनका फोकस आपके स्पीड पर ही होता है। आप ग्रेजुअल में कितने एक्यूरेट हो, कितने डीप हो, इससे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट वाले कि आप कितने फास्ट हो इस चीज़ पे। तो इसलिए फास्टनेस के मामले में ये क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, और उसमें इनको सबसे कम मार्क्स आएगा, लोएस्ट मार्क्स आएगा, इनको सबसे कम मार्क्स इनको आएगा। आगे आइए। ऑब्वियसली वी स्लो थिंकर्स आर टेरिबली हैंडीकेप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। ऑब्वियसली हम जो है स्लो थिंकर्स जो है, खुद को ये कह रहे हैं, हम लोग एकदम हैंडीकेप्ड है, बुरी तरह से हैंडीकेप्ड है, अपाहिज है। किस चीज़ में? गेटिंग अ बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। जीविकोपार्जन के लिए कुछ हमें मिले, कुछ हमें जीविकोपार्जन के लिए हम कुछ कर पाएँ, उसमें हम खुद को हैंडीकेप्ड महसूस करते हैं। क्योंकि हर किसी को फास्ट आदमी चाहिए, हर किसी को ग्रेजुअल लोगों को बहुत कम लोग पिक करना चाहते हैं। किसी के पास उतना पेशेंस और उतना टाइम नहीं है देने के लिए उनको। अगर कोई काम आपको 2 मिनट में किया हुआ मिले और 2 घंटे में, तो आप 2 मिनट काम करने वाले इंसान को पिक करोगे। फिर 2 घंटे में आपका कितना ज़्यादा काम वो 2 मिनट करने वाला कर देगा। तो आपको काम से मतलब है, उसके ब्रेन पे क्या हुआ, उसके हेल्थ पे क्या हुआ उस तरह के काम करने से, उसके पहले उसका लाइफ का रूटीन क्या रहा, उसके बाद वो कितना एक्सर्टेड फील कर रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम हुआ, दैट इज ऑल। इसी वजह से ये स्लो थिंकर वाले जो लोग हैं, ये हैंडीकेप महसूस करते हैं गेटिंग अ लिविंग। बट व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ इज नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड एज इट्स यूज फॉर इंजॉयमेंट। लेकिन मैं अभी क्या सोच रहा हूँ, मैं अभी सोच रहा हूँ दिमाग के प्रैक्टिकल यूज के बारे में नहीं, उसके इंजॉयमेंट के बारे में, दिमाग के इंजॉयमेंट के बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ। एज एन एग्जाम्पल, अब इन्होंने जो कुछ भी कहा, ये प्ले देख रहे हैं डुबलीन में, उसके बाद इन्होंने जो कुछ भी कहा स्लो ट्राइब के थिंकर्स में, इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, इस सब बात को प्रूव करने के लिए वो एक एग्जाम्पल देते हैं। हम कुछ भी पढ़ते हैं उसके बाद एग्जाम्पल्स उस चीज़ को प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल से आप समझ लो वो बात यहाँ फॉर्मुलेट हो रही है या नहीं। सिमिलरली एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू द सिनेमा, वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं आरसीएच चिंतन साहब कि जब मैं सिनेमा में जाता हूँ, सिनेमा देखने सिनेमा घर में जाता हूँ, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग। मैं खुद को एक होपलेस फॉग में, एक धुंध में पाता हूँ। होपलेस जो है वो होपफुल का ऑपोजिट है। फॉग यानी वहाँ कुआं नहीं आ रहा है, धुंध में खुद को पाते हैं, खुद को डायलेमा वाले सिचुएशन में वो पाते हैं जब वो सिनेमा घर में जाते हैं। अब बताओ, सिनेमा घर में सब कोई एंजॉय करने जाता है, इंटरटेन होने जाता है, और ये वहाँ जाके खुद को होपलेस फॉग में महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, आगे देखिए। एंड आफ्टर 2 or 3 minutes आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर एनलाइटनमेंट। सिनेमा हॉल में गए मूवी देखने पत्नी के साथ, और 2 से 3 मिनट के अंदर ही इनको पत्नी की ओर घूमना पड़ रहा है, पत्नी की ओर देखना पड़ रहा है एनलाइटनमेंट के लिए, बोध के लिए, ज्ञान के लिए। क्यों देखना पड़ रहा होगा?
मूवी चल रही है और मूवी देखने की बजाय आप अपनी पत्नी की तरफ टर्न कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि वहाँ की बात निश्चित रूप से कुछ समझ में नहीं आ रही होगी, जो कि आपको पूछना होगा। अगर आप डायरेक्ट वहाँ से कनेक्ट कर लोगे, तब तो कोई आपसे बोले तो आप डिस्टर्ब होगे, क्योंकि आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से इनको समझ में मूवी नहीं आ रही होगी, तो ये पत्नी की तरफ घूम के कह रहे हैं कि मुझे बता दो क्या चल रहा है। देखेंगे आगे। I whisper, is this the same girl as the one we saw at the beginning? और फुसफुसाते हुए पत्नी से क्या करें? आप लाउडली तो नहीं बोलोगे ना, बहुत सारे लोग हैं, डिस्टर्ब होंगे। सब तो आपकी तरह नहीं है, बहुत लोग कनेक्ट है, मूवी के साथ साथ चल रहे हैं, तो वो लोग डिस्टर्ब होंगे। इसलिए वो विस्पर करते हैं, सॉफ्टली कहते हैं अपनी पत्नी से, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग? क्या अभी फिल्म में जो ये लड़की आई है, ये वही लड़की है जिसे हमने सबसे पहले देखा था? शुरुआत में ही हमने जिसे देखा था, ये वही लड़की है ना? क्या ये वही लड़की है? अपनी पत्नी से पूछ रहे हैं। एंड शी विस्पर्स बैक, और वो वापस से फुसफुसाते हुए अपने पति से इनसे क्या कहती है? नो, नहीं, देर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म। इस मूवी में कुल 3 लड़कियां हैं, कुल मिला के 3 लड़कियां हैं। अ टॉल ब्लॉन्ड, एक लंबे सुनहरे बालों वाली लड़की, और शॉर्ट ब्लॉन्ड, एक छोटे सुनहरे बालों वाली लड़की, एंड अ मीडियम साइज ब्रूनेट, और एक मध्यम साइज वाली लड़की जो ब्रूनेट है, जिसके गहरे भूरे बाल, गहरे भूरे रंग के बाल हैं। कॉल देम ए, बी एंड सी, और अपने पति को कह रही है कि आप इन तीनों लड़कियों को ए, बी और सी मान लीजिए। हम लोग मैथ्स में मानते हैं ना, लेट द नंबर बी एक्स, निकालना होता है तो सपोज करते हैं, उस तरह उनको मनवाना पड़ रहा है। ये तीनों लड़कियां आपको याद नहीं रहेंगी, आप इनको ए, बी और सी इस तरह से मान लीजिए, फिर आप शायद समझ जाओ। सोचो ये कितना धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ये फिल्म के साथ खुद को कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स, और क्या कहते हैं? हीरोइन तो ये तीनों हैं, और तीनों को ए, बी और सी मानने को कहा गया है। अब हीरो के बारे में भी इन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन ये खुद कह रही, हीरो के बारे में खुद एडिशनली बता रही है, क्योंकि इनको पता है कि मेरे पति को हीरो के बारे में भी समझ में नहीं आना है, क्योंकि वो बहुत स्लो थिंकर है। ये वाइफ है ना, तो ये अच्छे से एक्वेंटेड है अपने हस्बैंड के बारे में। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स। हीरो कौन है? हीरो वो आदमी है जो आता है और आते वक्त अपना टोपी उतारता है। जो अपना टोपी उतारा ना, वही हीरो है। ये वाइफ अपने हस्बैंड को बता रही है। आगे आइए अगले स्लाइड। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स बी, सी, ए इन दैट ऑर्डर। पूछे कि किस ऑर्डर में प्यार हुआ है, तो हम बता देंगे कि किस ऑर्डर में हुआ है। छोड़िए, आइए। ही इज गोइंग टू फॉल इन लव विद गर्ल्स बी, सी, ए इन दैट ऑर्डर। बी, सी, ए इस ऑर्डर में ये प्यार करने जा रहा है लड़कियों से, ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? बी, सी, ए इस ऑर्डर में ये लड़कियों से प्यार करने जा रहे हैं, ये बता रहे हैं। वो अपनी वाइफ बता रही है कि देखिए ये तीनों लड़कियों को आप ए, बी, सी मानिए, और जो प्रेम करने का क्रम है वो बी, सी, ए इस ऑर्डर में होगा, इन दैट ऑर्डर। एंड इट प्रूव्स टू बी दैट यू हैव अ माइंड व्हिच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ, एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और यही होता है जो उन्होंने बताया, वही चीज होता है। देयर यू हैव अ माइंड विच हैज ट्रेन्ड इटसेल्फ टू वर्क इन हाई गियर, दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स एज वेल। कह रहे हैं कि आपने अपने दिमाग को बहुत ही तेज गियर में काम करने के लिए ट्रेन किया हुआ है, लेकिन वो जो है दिमाग वो और गियर्स में भी काम कर सकता है। बट माई पॉइंट इज दैट मोस्ट ऑफ द फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट एनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विद द रैपिड चेंजेस ऑफ सीन एंड एक्शन। लेकिन उनका कंप्लेन क्या है? उनका पॉइंट क्या है? उनका पॉइंट है कि जो सारे फेलो पेशेंट्स हैं इनके सिनेमा में, ये पेशेंट बुला रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है इन्हीं की तरह रोग से सबको स्लो थिंकर्स वाले रोग से ग्रसित है। तो जितने भी मेरे फेलो पेशेंट्स हैं वो बहुत कंफर्टेबल हैं जो फिल्म के सीन्स में, स्टोरी में जो रैपिड चेंजेस आ रहा है। जैसे आप देखते हो 10 years बैक, 10 years अगो, आफ्टर 20 years, इस तरह के स्विचेस मूवी में होते हैं। तो आपके ब्रेन को भी उसके अकॉर्डिंग, स्टोरी के अकॉर्डिंग ही आपको भी घुमाना होता है, तब आप अच्छे से समझ पाते हो, उस मूवी के साथ चल पाते हो। तो कह रहे हैं कि जो बाकी के लोग हैं वो इस रैपिड चेंजेस ऑफ सीन्स के साथ बहुत ही एक्वेंटेड हैं, वो लोग ठीक है। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years अगो। 30 साल पहले के लोग जितनी तेजी से सोचते थे, उससे आज के लोग बहुत तेजी से सोच पा रहे हैं। पॉसिबली बिकॉज those who do not think fast in the high street nowadays may not get another chance in the world to think at all। क्योंकि आज की जो हाई स्ट्रीट वर्ल्ड है, इसमें अगर कोई बहुत तेजी से ना सोचे तो शायद उसको दोबारा सोचने का मौका नहीं मिलेगा। ये क्या, ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। लेकिन क्या करें, हमारे प्लैनेट में एयर, वाटर, सॉइल लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो उसको सर्वाइव करने के लिए
फास्ट लोगों को पिक करके जल्दी जल्दी काम कराना पड़ रहा है। स्लो थिंकर्स वाले उसके साइड इफेक्ट से ज़रूर थोड़ा पीछे रह जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आपको आंसर करना है। वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले? वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले? राइटर प्ले कहाँ पे देख रहे थे? आर.सी. एचनसन साहब डुबलिन में देख रहे थे। हु वॉज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले? उस प्ले का मुख्य किरदार में, उस प्ले के मुख्य किरदार में कौन था? एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, बूढ़ा जो अनाज का व्यापारी था वो था। डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड? राइटर जो है वो रैपिड मूवमेंट को हर फील्ड में डिसलाइक करते हैं क्या? ऐसा नहीं है, कहीं कहीं वो लाइक भी करते हैं ना। बैटर सी पे जाना लाइक कर रहे थे, लंच कहीं और करना, डिनर कहीं और करना, इस चीज़ को वो लाइक कर रहे थे, लेकिन डिसलाइक कहाँ कर रहे थे? जहाँ हमारा नेचुरल कैपेसिटी ऑफ ब्रेन वर्किंग जो ब्रेन का है वो जो डिस्टर्ब होने लगता है मशीन्स के पेस को पकड़ने के लिए, उसमें वो थोड़ा सा वहाँ पर आपत्ति जताते हैं, वहाँ वो गैर मित्रवत हो जाते हैं पेस के साथ, स्पीड के साथ। आगे आइए। इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा? सिनेमा में मूवी देखने गए हुए हैं राइटर अपनी वाइफ के साथ, तो किस सिचुएशन में वो खुद को महसूस करते हैं? डायलेमा में महसूस करते हैं। उनको एनलाइटनमेंट के लिए अपनी वाइफ की तरफ देखना पड़ता है, खुद को वो होपलेस फॉग में महसूस करते हैं। हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर? खुद को राइटर थिंकर कैसे बताते हैं? स्लो थिंकर बताते हैं। वो खुद को एक स्लो थिंकर बताते हैं, स्लो थिंकर के टाइप का बताते हैं। क्यों बताते हैं, कैसे बताते हैं, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को डील कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर्स को आप क्या करोगे? अपने खुद के वर्ड्स में बताओगे। हमने चैप्टर पढ़ लिया है, मैं क्वेश्चन आंसर्स को आपके साथ डील कर ले रही हूँ। लिखेंगे आप अपने वर्ड्स में, बुक का उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है, राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। बूढ़े अनाज के व्यापारी के बारे में कुछ सेंटेंसेस लिखिए। तो हमने अपने चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ा है कुछ सेंटेंसेस के बारे में? ये डुबलिन में प्ले हो रहा है, जहाँ एल्डरली कॉर्न मर्चेंट मैन ऑफ एंजाइटीज है, इसका हार्ट बहुत डिकी है, इसका नेप्यू इसको चीट कर रहा है, इनकी वाइफ को एक फैंटेस्टिक नोशन है ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे। इन चीज़ों से ये बहुत परेशान है, क्योंकि देखिए एल्डरली कॉर्न मर्चेंट है, कौन का मर्चेंट है, क्या ही कमाता होगा, बीवी इस तरह से खर्च कर रही है, भतीजा उसमें परेशान कर रहा है, खुद कमज़ोर दिल के हैं, मैन ऑफ एंजाइटीज़ हैं, इतने इतने फास्ट रिदम से खुद को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सुर में सुर ताल में ताल नहीं मिला पा रहे हैं इस फास्ट रिदम ऑफ लाइफ में। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है और इनको कॉपरेशन भी नहीं है, पत्नी की तरफ से भी कॉपरेशन नहीं है। आगे आइए, दूसरा क्वेश्चन है, दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एज 1000 माइल्स एन आवर, नाउ दैट्स टू फास्ट। वो कह रहे हैं कि वो कहते हैं मुझे कि आजकल एक एरोप्लेन है जो कि 1000 माइल्स एन आवर चला जाता है, अब ये बहुत फास्ट। व्हाट लाइट डज द रिमार्क ऑफ द कॉर्न मर्चेंट थ्रो ऑन द फास्ट लाइफ टुडे? कॉर्न मर्चेंट का जो ये रिमार्क है वो क्या लाइट थ्रो कर रहा है आजकल की फास्ट लाइफ पे? फास्ट लाइफ क्या है, फास्ट लाइफ कैसा हो गया है, इसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ रहा है, किस तरह से वो फेमिलियर नहीं हो पा रहा है, इन्हीं बातों को लिखेंगे। What sort of excitement do we have today which our ancestors lacked? किस तरह का एक्साइटमेंट हमें आज है, उत्सुकता हमें आज है जो हमारे एंसेस्टर्स को नहीं था। क्या नहीं था? वो बहुत ग्रेजुअल मोड ऑफ ट्रैवलिंग करते थे, उनका ब्रेन इतना फास्ट काम नहीं करता था। हम लोग का एक्साइटमेंट कौन सा है? बस यही एक्साइटमेंट है कि हम एक जगह से दूसरी जगह बस फटाक से पहुंच जाते हैं। लेकिन वो लोग जो प्लेजर लेते थे धीरे धीरे ट्रैवलिंग का, देखोगे कंट्री बस जो सोमरसेट और स्पेन में जो चलने की बात हुई है इस टेक्स्ट में, उसमें क्या है, ग्रेजुअल मोड ऑफ ट्रैवलिंग है, उससे वो आनंद लेते थे। और इस तरह का जो हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं वो सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा देता है। तो वही बात है, इज इट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज? जो हम लोगों को ये प्रिविलेज मिल रहा है फास्ट लाइफ का, फास्ट ट्रैवलिंग का, जो हमारे एंसेस्टर्स को नहीं मिलता था, वो एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज कैसे है कि आप हर चीज़ बहुत जल्दी कर लेते हो, आप मल्टीपल वर्क एक साथ कर पाते हो। आज के फास्ट लाइफ के साथ कोप अप करना है तो ये ज़रूरी है। और डिसएडवांटेजेस क्यों है? क्योंकि ये आपके हेल्थ पे, आपके ब्रेन पे, आपके बॉडी पे, आपके सोल पे बहुत अच्छा असर हमेशा नहीं डालता है। चीज़ों को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है हीलिंग के लिए। तो आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिखना है। तो वही बात फिर आ गई, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों लिखोगे। खुद कहाँ है, आपके लिए क्या ज़्यादा उपयुक्त है, आप खुद उसमें से निकालोगे फिल्टर करके। अब आइए, हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स? स्लो थिंकर्स कौन है? हाउ आर द स्लो थिंकर्स हैंडीकेप टुडे? स्लो थिंकर्स आज के ज़माने में हैंडीकेप क्यों है? क्यों है हैंडीकेप? क्योंकि उनको लिवलीहुड लेने के लिए बहुत मारामारी करनी पड़ती है। इंटेलिजेंस टेस्ट में उनका सबसे कम मार्क्स आता है। किसी को भी किसी को हायर करना है तो किसी को काम 2 मिनट में किया हुआ मिले और 2 घंटे में, तो आप 2 मिनट में करने वाले को पिक करो, 2 मिनट में करने वाले को ही पिक करोगे।
देर से लेंदी वर्क करने वाले को पिक नहीं करोगे, जबकि एक्यूरेसी का भी ध्यान इसमें होना चाहिए। तो हैंडीकेप क्यों है इस फास्ट लाइफ में, ये लिखना है। आगे आइए। ट्रेन, बस एक्सेट्रा के ज़माने में, एरोप्लेन के ज़माने में बुलॉक कार्ट्स पे हॉर्स राइडिंग कौन करेगा? कोई करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। What enlightenment does the writer seek from his wife? अपनी बीवी की तरफ देखकर राइटर क्या क्या चाह रहे थे, क्या सीख कर रहे थे? What does it suggest about the plight of the modern man? क्या उनको मूवी समझ में नहीं आ रही थी? सीन्स रैपिडली चेंज हो रहे थे, तो अपनी बीवी की तरफ देख के क्या कहना चाह रहे थे कि थोड़ा सा क्या हो रहा है, थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करो। What does it suggest about the plight, यानी दुख होता है, plight of the modern man, आधुनिक व्यक्ति के दुख को किस तरह से ये चीज बताता है, उसके बारे में ये क्या बताता है आधुनिक आदमी के दुख के, कि वो जब तक समझ पाता है तब तक चीजें हो जाती हैं, उसके समझते समझते हो जाती हैं, फिर वो जब बाद में कैलकुलेट करता है तो पता चलता है कि अरे ऐसा था, ऐसा हो गया। तो इस तरह का बात बताता है कि वो खुद को उस फास्ट लाइफ के साथ मैचअप नहीं कर पाएगा, तो सारे फेलो मेट्स, जो फेलो पेशेंट्स सिनेमा हॉल में, उनको अच्छे से मूवी समझ में आ रही थी और वो इधर उधर घूम रहा था एनलाइटमेंट के लिए, अपनी वाइफ की तरफ घूम रहा था। तो बहुत ही एक गिल्टी और बहुत ही दुख वाली बात है ये। आगे आइए। समराइज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एसे। एसे के सेंट्रल आइडिया को समराइज करिए। ऐसे क्या है, फास्ट लाइफ के बारे में डील कर रहा है, आजकल के उसके साइड इफेक्ट्स और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में डील कर रहा है। तो फास्ट लाइफ है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए, कहाँ तक उसको ऑप्ट करेंगे, कहाँ से रिजेक्ट करेंगे, ये सब आप इस चीज़ में इनकलकेट करोगे। तो ये था हमारा क्वेश्चंस जो हमने डील किया। इसको आप एज फार एज पॉसिबल अपने वर्ड्स में अपनी समझ से लिखोगे, बुक के लाइंस को कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी नहीं करोगे। और चैप्टर हमने पूरा समझ लिया, क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए। ये चैप्टर हमने 2 क्लास में किया, नेक्स्ट क्लास में हम मी एंड इकोलॉजी पे डील करेंगे, जिसे आप थोड़ा सा खुद से पढ़ लो। कुछ भी समझ में ना आया हो, कुछ भी परेशानी हो, कोई भी क्वेरी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। हमने अपनी तरफ से पूरा समझाने का प्रयास आपको किया है। थैंक यू।